वेलकम टू लेट्स लर्न विद पूजा। और इस वीडियो में हम हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, जब हम पूरे इकोसिस्टम को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसे संरक्षण देते हैं, कंजर्व करते हैं, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड। तो उस इकोसिस्टम में मौजूद जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं ऑर्गेनिज्म की, वो हर लेवल पे क्या हो जाती हैं, प्रोटेक्ट हो जाती हैं। तो हमने इस प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितने लेवल पे है, 3 लेवल पे। कौन कौन सी? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर यही है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को या किसी एरिया को हम कंजर्व कर देते हैं, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या प्रोहिबिटेड कर देते हैं, तो वो पूरा इकोसिस्टम ही क्या हो जाता है, हर लेवल पे प्रोटेक्ट हो जाता है। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉरेस्ट क्या है, एक इकोसिस्टम है, जंगल को हमने एक इकोसिस्टम मान रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हमें टाइगर को क्या करना है, अगर हमें टाइगर को सेव करना है, तो हमने पूरा का पूरा जंगल क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन। और इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन या ऑन साइट। देखिए, जब हम ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल प्लेस पर ही कंजर्व करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, तो इस तरीके के उसको हम क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन द एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो भी प्रजाति किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या है, खतरे में है, ठीक है, तो आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो उनको उनके घर में ही, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही, जहाँ वो नेचुरली रहते हैं, वहीं पर उनको क्या कर दिया जाता है, प्रोटेक्शन दे दी जाती है, ताकि सो दैट द इंटायर इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड, ताकि हम पूरे इकोसिस्टम को क्या कर दें, प्रोटेक्ट कर दें, और हर लेवल पर, ऑल द लेवल पर उन्हें प्रोटेक्शन मिले। तो होपफुली इन सीटू प्रोटेक्शन या इन सीटू कंजर्वेशन समझ आ गया होगा। However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened, अब देखिए, एंड नीड अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट फ्रॉम द एक्सटेंशन। लेकिन देखिए, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, इतनी थोड़े से एक हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन आप कह सकते हो, कि जब कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा रिस्की है, किसी ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, तो हमें क्या करता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से निकाल कर हमें क्या है, उसको प्रोटेक्शन देनी होती है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रेटेंड का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म फेसिंग ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, कि बहुत ज़्यादा खतरा है उसके विलुप्त होने का इन द वाइल्ड, उसके नेचुरल हैबिटेट में उसे बहुत ज़्यादा खतरा है, और उस प्रेजेंट समय में भी, और नियर और आगे आने वाले समय में भी। तो इस सिचुएशन में क्या है, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग निकाल कर उसको किसी दूसरी जगह पर क्या प्रोटेक्शन दी जाती है। तो इस तरीके से जब प्रोटेक्शन दी जाती है आउट ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, तो इस तरीके के कंजर्वेशन को या प्रोटेक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्स सीटू, यानी कि ऑफ साइट कंजर्वेशन। ठीक है, तो वहाँ पर जो डिज़ायरेबल कंजर्वेशन क्या होती है, या कंजर्वेशन मेथड क्या होगा, ऑफ साइट, यानी कि एक्स सीटू। तो अब हम पढ़ते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। तो देखते हैं क्या है इसमें। फेस्ड विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, मैनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व ऑल देयर बायोलॉजिकल वेल्थ। तो देखिए, अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोध, किसके बीच में विरोध, डेवलपमेंट, विकास, और कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। तो इसका मतलब है कि विकास और संरक्षण के बीच जो विरोध है उसका सामना करते हुए भी जो कई नेशंस हैं, कई देश हैं, वो
अपनी पूरी जो जैविक धन है, उनका जो पूरा इकोसिस्टम है एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है, तो उसको कंजर्व करना, मतलब पूरे पूरे बायोलॉजिकल वेल्थ को एक साथ कंजर्व करना, वो इसको क्या मानते हैं, उसको अनरियलिस्टिक मानते हैं, अव्यवहारिक मानते हैं और पॉसिबल नहीं मानते इकोनॉमिकली, और क्या है उसको फिजिबल का मतलब है नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो उसको क्या नहीं मानते, व्यवहारिक नहीं मानते कि हाँ कि एक साथ हम इतने बड़े लेवल पर क्या कहते हैं पूरे इकोसिस्टम को, जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है तो पूरे फॉरेस्ट को क्या करना, कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्शन देना, तो कहीं ना कहीं जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, वो क्या है इसको अनरियलिस्टिक मानते हैं, उनको लगता है ये अव्यवहारिक है और ये इकोनॉमिकली भी क्या है पॉसिबल नहीं है, इसमें खर्चा भी ज़्यादा है। क्लियर। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। अब क्या है कि देखिए कि जितने भी हमारे पास में कंजर्वेशन के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा क्या है, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज हैं जो कि वेट कर रही हैं कि उनको सेव किया जाए एक्सटिंक्शन से। क्लियर। यानी नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, विच हैव टू बी सेव्ड, जिन्हें हमें सेव करना है फ्रॉम एक्सटिंक्शन से, तो उनकी संख्या क्या है, फार एक्सीड, उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो अवेलेबल कंजर्वेशन रिसोर्सेस हैं। ठीक है। अब देखिए ऑन ए ग्लोबल बेसिस, अगर हम एक ग्लोबल बेसिस की बात करें, दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट, और ये जो एक सार्वभौमिक तरीके से ये जो समस्या है कि भाई इतने हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है जितने की नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं जिनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है किसने, हमारे कुछ जो श्रेष्ठ, एमिनेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने, कि भाई क्या कहते हैं ये स्पीसीज इतनी है और इनको क्या है प्रोटेक्ट किया ही जाना चाहिए। दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन certain biodiversity hotspot regions with very high level of species richness and high degree of endemism। तो इन्होंने क्या है कुछ ऐसे हॉट स्पॉट्स या ऐसे रीजन्स, बायोडाइवर्सिटी के कुछ ऐसे रीजन्स को क्या करा है, आइडेंटिफाई किया है जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की क्या है ज़रूरत है। तो ऐसे बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है ताकि उन्हें जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की क्या है ज़रूरत है। अब उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे जो रीजन्स हैं वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कहने का मतलब है कि इन क्षेत्रों में क्या है, ये जो क्षेत्र है इनमें क्या पाई जाती है, हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं हॉट स्पॉट जहाँ पर स्पीसीज रिचनेस यानी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर एंडेमिज्म भी ज़्यादा है। एंडेमिज्म का मतलब होता है कि वहाँ पर ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि उसी एरिया में पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए एनसीईआरटी में लिखी हुई भी है, जैसे हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है ऐसी प्रजाति विच अकॉर्ड्स या विच कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक रीजन या एरिया या इकोसिस्टम, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, तो वो उस एरिया के लिए क्या हो गई, एंडेमिक हो गई। ठीक है, तो दैट इज स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, और कहीं नहीं पाई जाती। तो सोचिए कि जहाँ पर वो रीजन्स, वो एरियाज जहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज रिचनेस है ना, और वहाँ पर ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो केवल वहीं पाई जाती हैं, यानी एंडेमिज्म है, तो उनको हमने क्या कह दिया, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। उनको हमने क्या कह दिया, हमने इनको बोला बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इज दैट क्लियर। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं,
क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर द रीजन्स विद सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पर खूब क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, विद सिग्निफिकेंट स्पीसीज रिचनेस है ना, एंडेमिज्म, और वहाँ पर क्या है, एंडेमिज्म है, ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो वहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। एंड और वो स्पीसीज क्या है, वो बायोडाइवर्सिटी क्या है, दैट इज थ्रेटेंड बाय ह्यूमन हैबिटेशन एंड एक्टिविटीज़, जिसको खतरा है क्या है, ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन के हैबिटेशन से, यानी जैसे लोग वहाँ पे जंगलों की सफाई करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, और इनफैक्ट अपने वहाँ पे रहने भी लगते हैं, कुछ ऐसे घर बना लेते हैं, या फिर वहाँ पर अपने पशुओं को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना हैबिटेशन वहाँ पर कर लेते हैं, साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो अगर हमने एक रीज़न ले लिया, सपोज जंगल है ना, तो जंगलों की कटाई करना एक तरीके से, तो वो क्या हो गया, उनका डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा फिर क्या होगा, इन ये जितनी भी क्या कहते हैं ऐसे रीजन्स में जो भी स्पीसीज होंगी उनको क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, यस, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, हाँ जी ये, हाँ यस, ठीक है। तो इनिशियली अब शुरुआती दौर में क्या था कि 25 यानी 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स वर आइडेंटिफाई। तो अब क्या हुआ कि पूरे के पूरे उसको नहीं करना है कि भाई हाँ जहाँ पर भी स्पीसीज़ है नहीं, हम सिर्फ वो एरियाज, वो हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिचनेस है और जितनी भी प्रजाति हैं उनके लिए एक्सटिंक्शन का खतरा ज़्यादा है। तो शुरुआती दौर में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए, 25। क्लियर, वर आइडेंटिफाइड, बट सब्सिक्वेंटली, लेकिन बाद में, ठीक है, 9 मोर हैव बीन एडिड टू द लिस्ट। तो 9 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और ऐड कर दिए गए, तो कितने हो गए टोटल, 25 एंड कितना 9, तो जोड़कर कितना हो गया 34, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड टू 34। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई वर्ड में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक हमारा आंसर क्या होगा 34। बट अगर हम प्रेजेंट समय की बात करें तो नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या है, वो पॉसिबिलिटी है कि और ज़्यादा क्या है, इंक्रीज हो गए हों, बट हमें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक चलना है। ठीक है, चलिए। अब दीज हॉट स्पॉट्स आर आल्सो रीजन्स ऑफ एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस। तो यहाँ पर ये जो हॉट स्पॉट है, यहाँ पर क्या है, हैबिटेट का लॉस हो रहा है। 3 ऑफ दीज हॉट स्पॉट, तो 3 हॉट स्पॉट, ये 34 में से 3 हॉट स्पॉट कहाँ पर आते हैं, इंडिया में। अब देखिए इंडिया में कौन कौन से हैं, तो 34 में से 3 हॉट स्पॉट किस में आते हैं, इंडिया में। तो पहला क्या है हमारा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। तो वेस्टर्न घाट मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया का जो वेस्ट साइड है, तो वेस्ट साइड में अगर हम देखें जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, वेस्ट साइड में क्या दिया हुआ है इंडिया के, अरेबियन सी है, और उसके बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तो ये पूरा है वेस्टर्न घाट। ये रेंज है हिमालय की, पर पहाड़ों की क्या है, रेंज है। तो चलिए अब इस चीज़ को हम मैप के थ्रू ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लियर, आइए लेट्स सी द मैप। चलिए, तो ये हमने बना लिया है क्या, ये हमने लिया है यहाँ पर इंडिया का मैप, और इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में जो 3 मेजर चार जो ये क्या कहते हैं, 1 2 3, हाँ 3 जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये इंडिया की कौन सी हो गई, ईस्ट साइड, ये ऊपर हो गया, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, और इधर की तरफ क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया। और इधर की तरफ क्या है, मौजूद है अरेबियन सी, और इधर की तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि गुजरात से लेकर इधर की तरफ क्या है, ये गुजरात से लेकर ये जो पूरा है
यहाँ पर, ठीक है, अप टू द तमिलनाडु तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहाड़ों की श्रृंखला है, कॉन्टिन्यूस रेंज है, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं। और ये नीचे की तरफ देखिए, ये क्या है, श्रीलंका। तो वेस्टर्न घाट और क्या, श्रीलंका, क्लियर। तो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारा ये हो जाता है। अब हम दूसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखते हैं, वो क्या है, हिमालय रेंज। तो ये टूवर्ड्स क्या है, नॉर्थर्न एंड साउदर्न एरिया आ जाता है यहाँ पर। ये देखिए, जस्ट ए मिनट। तो नॉर्थ से लेकर यहाँ से पूरा जो हिमालय की रेंज है यहाँ तक, ये क्या है, ये हमारा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और उसके बाद में दिया हुआ है क्या, इंडो बर्मा रीजन, बर्मा यानी कि म्यांमार, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो इंडो बर्मा रीजन है, यहाँ पर क्या है, ये वाला पोर्शन, तो इसमें इंडिया का कुछ पोर्शन है, तो आ गया क्या, इंडो, ओके। और मोस्ट ऑफ द पोर्शन किसका है, बर्मा यानी कि म्यांमार का है। तो और इधर यहाँ से देखते हैं, तो इंडिया में इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इनको इंक्लूड करते हुए, तो थोड़ा सा इंडो बर्मा रीजन को हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो पूरा है, तो इंडिया का ये पोर्शन, यहाँ से ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन, ये क्या कहलाएगा, दिस इज द इंडो बर्मा रीजन। और ये क्या आइडेंटिफाई किया गया है, एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, लेट्स सी। इस चीज़ को हमने क्या किया है, इसी चीज़ को हमने जूम करके यहाँ पर देखा है, ओके। तो देखते हैं आगे आओ। तो ये पूरा हिमालय रेंज हो गया, ये पूरा क्या है, हिमालय रेंज है। और उसके बाद में इधर देखते हैं हम कि ये देखिए, पूरा ये अंडमान निकोबार, ये पूरा का पूरा ये क्या है, दिस इज़ व्हाट, इंडो बर्मा रीजन, दिस इज़ व्हाट, इंडो बर्मा रीजन, ओके। अब इंडो बर्मा रीजन जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या क्या इंक्लूड करता है इंडो बर्मा रीजन, द हॉट स्पॉट, यानी इंडो बर्मा हॉट स्पॉट इंक्लूड पोर्शन ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया, ये ईस्ट साइड का जो भी पोर्शन है, ठीक है, ये ईस्टर्न इंडिया का ये पोर्शन है, ये आ गया एक तो इसमें, ओके। नेक्स्ट देखिए, इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसमें ईस्टर्न इंडिया में अगर हम बात करें, तो इसमें किसको भी इंक्लूड किया गया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। और क्या आता है, साउदर्न मोस्ट चाइना। तो चाइना का कौन सा, सौदर्न दक्षिणी एरिया जो है, इधर की तरफ क्या होगा, साउथ चाइना आइलैंड, वो है ओशियन है, सॉरी, जस्ट ए मिनट, ये क्या हो गया, हाँ। और इसके अलावा और क्या है, मोस्ट ऑफ म्यांमार, म्यांमार यानी कि बर्मा, मोस्ट ऑफ द क्या, म्यांमार को इंक्लूड किया है इंडो बर्मा में। और जिसमें कि क्या नहीं है, नॉर्दर्न टिप को शामिल नहीं किया गया है। और क्या है, थाईलैंड। और इसके अलावा है कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। तो इन सब को मिलाकर कौन क्या है, कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना है। तो इन सभी रीजन्स में क्या क्या है, ये इन सभी रीजन्स को आइडेंटिफाई किया गया है एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और क्या कहा गया, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो यहाँ पर देखिए, जस्ट ए मिनट, 34 हो गया। तो वेस्टर्न घाट श्रीलंका हमने देख लिया है, हमने मैप में भी देख लिया है, ये श्रीलंका है, दिस इज द श्रीलंका, ओके। यहाँ पर हमने देख लिया है, ये पूरा वेस्टर्न घाट है, ये हिमालय है। और उसके बाद में तीसरा क्या है, इंडो बर्मा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा हो चुका है वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर अवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। तो इन क्षेत्र में क्या है, हाई बायोडाइवर्सिटी, ये क्षेत्र क्या है, सॉरी, हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स हैं। ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। तो देखिए, ये जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, यानी कि 34 हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ये 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितना एरिया कवर करते हैं, 2% से भी कम। तो कितना एरिया कवर करते हैं, 2% से भी कम, किसका, टोटल अर्थ लैंड एरिया का,
क्लियर, द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई। फिर भी यानी एरिया कम है टोटल अर्थ के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी क्या है वहाँ पर जो एक्सट्रीमली हाई बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर मिलती है। एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉट स्पॉट कुड रिड्यूस, और अगर हम स्ट्रिक्टली इन हॉट स्पॉट को, जो 34 हॉट स्पॉट हैं ओवर द वर्ल्ड एंड 3 हॉट स्पॉट ओवर द इंडिया, अगर हम इनको स्ट्रिक्टली क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, तो हम वी कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। तो हम जो एक्सटिंक्शन का जो ग्राफ है या जो एक्सटिंक्शन का अमाउंट है उसको हम कितना कम कर सकते हैं, 30%।